नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी जियोग्राफी का जो एमसीक्यू की सीरीज है उसका आज ये 14th सेशन होगा। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन सारे प्रश्नों को देखते हैं हम यहाँ पे। और ये जो एनसीईआरटी है ये 6 से लेकर 12 तक का पूरा एक कंप्लीट समरी इसकी मिलेगी आपको, वहां से मतलब एमसीक्यू मिलेंगे। तो इसमें पहला जो प्रश्न दिया गया है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो कथन है जैव और अजैव, दूसरा कथन है नवीकरणीय और अनवीकरणीय, तीसरा कथन दिया गया है व्यक्तिगत और सामुदायिक, चौथा कथन दिया गया है संभावित और विकसित। उपरोक्त में कौन सा से कथन सही है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आपको बताने इसमें से कौन सा सही है। देखिए, अब यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर पूछा जा रहा, तो उत्पत्ति के आधार पर जब बात होगी यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो जो रिसोर्सेज हैं वो ओनली 2 टाइप में है, एक तो है बायोटिक रिसोर्स और दूसरा है अबायोटिक रिसोर्स। देन ओनली 1 इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जैव संसाधन जैसे वनस्पति पशु हैं, और अजैव संसाधन जैसे कि चट्टान और खनिज है। ठीक है, तो ये प्रश्न क्लियर हुआ होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेन्यूएबल रिसोर्स, सोलर एनर्जी, कोल, विंड एनर्जी एंड नेचुरल गैस। अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पे एक तो सोलर एनर्जी जो होगा ये नवीकरणीय संसाधन होगा, दूसरा जो है विंड एनर्जी होगा ये नवीकरणीय संसाधन होगा, और बाकी कोल और नेचुरल गैस नवीकरणीय संसाधन नहीं होंगे। देन ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 एंड 3। तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि वो प्राकृतिक क्रियाओं के माध्यम से पुनः उत्पन्न हो सकते हैं, जबकि कोयला और प्राकृतिक गैस जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब एक ना एक दिन वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, राष्ट्रीय संसाधन किसके स्वामित्व में होते हैं। तो राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, स्थानीय निकाय के और निजी संस्थानों के। तो जो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं यानी जो राष्ट्र की संपत्ति होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, केंद्र सरकार के अधीन ये आते हैं। तो सभी राष्ट्रीय संसाधन जैसे क्या क्या, खनिज है, वन है, जल है, समुद्र तटीय क्षेत्र केंद्र सरकार के स्वामित्व में होते हैं, जिन्हें राष्ट्र की संपत्ति माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है, यानी जो संभावी संसाधन होते हैं उनके उदाहरण क्या है। तो यहाँ पे राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा, कोयला खदान, जल विद्युत, सोने की खान। आपको बताना है इसमें से कौन सा मतलब संभावी संसाधन है या आगे के लिए जो प्रमुख संसाधन हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जो पवन ऊर्जा है ये एक मतलब पोटेंशियल रिसोर्सेज बन सकता है आगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, केवल एक सही है। संभावी संसाधन क्या होते हैं, जो किसी क्षेत्र में विद्यमान होते हैं परंतु अभी तक उपयोग में नहीं लाए गए, जैसे राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। ठीक है, तो वो आगे के लिए उनका यूज बेहतर हो सकता है। देन ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी विंड एनर्जी इन राजस्थान एंड गुजरात। क्वेश्चन नंबर 4 है, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या था। हमने एजेंडा 21 पे पूरा एक मतलब आप ये कह सकते हैं कि एसडीजी के ऊपर एक पूरा कंप्लीट सेशन ही करके रखा है, उसमें एजेंडा 21 और सारी चीजें जो भी है एसडीजी के ऊपर वो सब कुछ मिल जाएगा। पहला कथन है वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना, दूसरा कथन है पर्यावरणीय क्षति को कम करना, तीसरा कथन है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, और चौथा कथन है औद्योगिक विस्तार को प्रोत्साहित करना। आपको इसमें से सही उत्तर चुनना है कि कौन सा सही है। तो जाहिर सी बात है, टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल डैमेज, यही मेन ऑब्जेक्टिव है एजेंडा 21 का। ओके, देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। एजेंडा 21 1992 में रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अपनाया गया, जिसका उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना था या रोगों को उनको समाप्त करना था। इसके साथ साथ इसके 17 जो एसडीजी लक्ष्य भी दिए गए हैं, और वो 17 के 17 आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैंड रिसोर्स, यानी भू संसाधन कौन कौन से हैं। माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है एंड रिवर है। तो देखिए जो भू संसाधन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो पर्वत है, पठार है और मैदान है। नदी जो है भू संसाधन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्यों ऐसा है, तो भू संसाधनों में पर्वत, पठार, मैदान शामिल होते हैं क्योंकि वे भौगोलिक संरचनाओं का हिस्सा होते हैं। नदी को जल संसाधन में गिना जाता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1, 2 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन से कारक भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। वनोन्मूलन, अति पशुचारण, जल प्रदूषण और
खनन। तो भूमि के निम्नीकरण के लिए यानी लैंड डिग्रेडेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, तो जाहिर सी बात है डिफॉरेस्टेशन है, अति पशुचारण यानी ओवर ग्रेजिंग है, वाटर पोल्यूशन है, माइनिंग है, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है लैंड डिग्रेडेशन के लिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। वनोन्मूलन, अति पशुचारण, जल प्रदूषण और खनन सभी भूमि के निम्नीकरण में योगदान करते हैं, जिससे मिट्टी का उपजाऊ क्षमता जो है वो घटती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सभी होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ठीक है, तो उत्तरी मैदान में, तटीय मैदान में, पश्चिमी घाट में और पूर्वी घाट में। अब देखिए पश्चिमी घाट में और पूर्वी घाट में जो है यहाँ पे एलुवियल सॉइल तो नहीं पाई जाती, उत्तरी मैदान और जो तटीय मैदान है केवल यहीं पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से उत्तरी मैदान जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है और पूर्वी तटीय मैदान में पाई जाती हैं, जहां नदियां अपने साथ तलछट लाती हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा और लेटराइट मृदा। सो यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो ब्लैक सॉइल होती है वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट है। तो काली मृदा, जिसे रेगर मृदा या रेगुर मृदा भी कहा जाता है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि इसमें नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द मीन्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ठीक है, मीटिंग प्रेजेंट नीड्स, डेवलपमेंट्स विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, और तीसरा स्टेटमेंट कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, एंड फोर्थ है एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब चूज द करेक्ट आंसर, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना जो है ये सतत पोषणीय विकास का अर्थ नहीं होता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे, 1, 2 और 3। सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या है कि वर्तमान आवश्यकताओं को इस तरह पूरा करना कि पर्यावरण को नुकसान ना हो और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतें इससे प्रभावित भी ना हो, उसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? देन बायोटिक, अबायोटिक, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, पोटेंशियल एंड इवॉल्विंग। तो यहाँ पे हमने ऊपर ही देखा जो होते हैं वो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट में डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव में विभाजित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है? तो नवीकरणीय है मतलब जिनको रेनोवेट किया जा सके, तो सौर ऊर्जा ही है जो रेनोवेट हो सकती है, बाकी इन सारी चीज़ों को तो एक इनका टाइम है, ये खत्म होंगे ही होंगे। तो सौर और पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न हो सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सोलर एनर्जी। राष्ट्रीय संसाधनों का स्वामित्व किसके पास होता है? तो राष्ट्रीय संसाधन जो है उनका स्वामित्व किसके पास होता है? वो केंद्र सरकार के पास होता है, हमने देखा। तो सभी राष्ट्रीय संसाधनों का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है, जैसे जल है, खनिज है और वन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, संभावी संसाधन का उदाहरण क्या है? तो राजस्थान में पवन ऊर्जा, कोयला खदान, जल विद्युत और सोने की खान। तो विंड एनर्जी इन राजस्थान इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। संभावी संसाधन क्या होते हैं? जो किसी क्षेत्र में मौजूद होते हैं लेकिन अभी तक उपयोग में नहीं लाए गए होते, उन्हीं को हम संभावी संसाधन कहते हैं। इसके बाद फिर से है, एजेंडा 21 का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो जाहिर सी बात है पर्यावरणीय क्षति को कम करना ही वो उसका मेन उद्देश्य है, टू रिड्यूस एनवायरमेंटल डैमेज। देखिए कई बार परीक्षा में इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं और कई बार स्टेटमेंट 2, 3, 4 दे के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोनों चीज़ों की हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आसान और कठिन साथ साथ रहेंगे तो एक बेहतर कॉम्बिनेशन बना रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, भू संसाधन का उदाहरण क्या है? पर्वत है, पठार है, मैदान है और नदी है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा भू संसाधन का उदाहरण यहाँ पे होना चाहिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि भू संसाधन के उदाहरण तो पर्वत, पठार, मैदान होंगे ही होंगे ना। तो भू संसाधन का उदाहरण क्या नहीं है? तो नदी जो है ये भू संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो भू संसाधनों में पर्वत, पठार, मैदान शामिल होते हैं, जबकि नदी जो है जल संसाधन को इसको कहा जाता है, भू संसाधन नहीं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में जलोढ़ मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? उत्तरी मैदान में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से उत्तरी मैदान में पाई जाती है, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी प्रणाली द्वारा लाई गई तलछट से बनी होती है। ठीक है, सो नॉर्दर्न प्लेन इसका करेक्ट आंसर होगा।
विच रिसोर्स इज नॉन रिन्यूएबल? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, पेट्रोलियम एंड वाटर। तो कौन सा संसाधन इसमें कह रहा है कि अनवीकरणीय, यानी नवीकरणीय नहीं है। तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा है, जल है। तो पेट्रोलियम जो है ये अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और पुनः उत्पन्न नहीं हो सकते, जैसे पेट्रोलियम और कोयला। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए? तो यहाँ पे 33% जो है ये मतलब वन क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए। वैसे नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं जितने भी इंडिया में, उनका लगभग 66% से ज़्यादा ही है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल का 33% भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए। अभी का आप हमें बताइएगा कमेंट करके कि 2024 का जो लेटेस्ट उसमें इस समय कुल कितना जो है वो क्षेत्रफल वन का है, कमेंट करिएगा इसके बारे में। इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइएस्ट मिनरल रिसोर्सेज? राजस्थान, झारखंड, पंजाब एंड गुजरात। झारखंड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो भारत में खनिज संसाधनों की सबसे अधिक प्रचुरता झारखंड में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में और उसके बाद उड़ीसा राज्यों में पाई जाती है। ये इनका एक ऑर्डर है, झारखंड में सबसे ज़्यादा, छत्तीसगढ़ में सबसे कम, उसके बाद मतलब उड़ीसा में उससे कम। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, जो कि होगा झारखंड। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हुए। सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।